हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। देखिए, जैसा कि आपने पढ़ा था कि जब एक ऑब्जेक्ट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में होता है तब उस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड जो वेलोसिटी होती है उसे हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। उसी तरीके से बच्चों, जब ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशनल मोशन में होता है तब उसके साथ एसोसिएटेड जो वेलोसिटी होती है उसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और उसका रोटेशनल मोशन के साथ क्या लिंक है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, याद करिए आपने पढ़ा था कि भाई जब एक ऑब्जेक्ट, एक रिजिड बॉडी जब प्योर रोटेशनल मोशन में होते हैं, यानी कि एक एक्सिस के अबाउट फिक्स करके उसको जब हम रोटेट कराते हैं तब हर एक पार्टिकल उस रिजिड बॉडी के अंदर, हर एक पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ कवर करता है। राइट, ये जो सर्कुलर पाथ है बच्चों, अगर एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तब उसके साथ एसोसिएटेड एक लीनियर वेलोसिटी भी होती है। यानी कि रिजिड बॉडी जब रोटेट करेगा तब उसके साथ एसोसिएटेड एक एंगुलर वेलोसिटी है, और उसके हर पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ में है इसलिए उन सारे पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड एक लीनियर वेलोसिटी होगी। राइट, यानी कहीं ना कहीं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों के बीच में कोई ना कोई लिंक हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, उस लिंक को भी हम लोग समझेंगे। वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 जो आपने पढ़ा था मोशन इन अ प्लेन, उसका जो आखिरी टॉपिक था सर्कुलर मोशन, वहां पर आपने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पढ़ा था v = ω/r, लेकिन वो स्केलर फॉर्म में पढ़ा था। हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और इनके फॉर्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट आता है। वो कैसे आता है, क्या है फॉर्मूला, उसको जरा हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए पहले मैं स्केलर फॉर्म में ही बात करूंगा, फिर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूंगा। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में क्या लिंक है और एंगुलर वेलोसिटी का क्या रोल है रोटेशनल मोशन में, इसको समझने के लिए हमने जो शुरुआत के लेक्चर्स में पढ़ा था उसको एक बार जरा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है और अगर हम उस रिजिड बॉडी को एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हैं, यानी इस तरीके से सपोज करिए कि ये एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है और ये वो फिक्स्ड एक्सिस है। इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, इसे ये फिक्स्ड एक्सिस इसके अबाउट रिजिड बॉडी इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी को हम एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कराते हैं तो उस कंडीशन में इस रिजिड बॉडी के अंदर लाई करने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, और जिस सर्कुलर पाथ में वो मूव करेंगे आप नोटिस करें कि वो सर्कुलर पाथ एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में लाई करता है, हर एक पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ होगा। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि P पॉइंट पर प्रेजेंट है। एक पार्टिकल है बच्चों जो कि P पॉइंट पर प्रेजेंट है। ये पार्टिकल जब ये रिजिड बॉडी इस तरीके से रोटेट करेगा तो जाहिर सी बात है ये पार्टिकल भी उसमें रोटेट करेगा। ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा। उस सर्कुलर पाथ को मैं जरा ड्रॉ कर रहा हूं। ये सर्कुलर पाथ कुछ इस तरीके का होगा बच्चों। राइट, इस तरीके का सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। यानी अगर ये एक्सिस है तो वो पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा। एक्सिस जिस डायरेक्शन में है, अगर एक्सिस सपोज करिए कि z एक्सिस के अलोंग है तो पार्टिकल जो xy प्लेन में एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, तो हमने कैसे सर्कल ड्रॉ किया, P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्सिस पर। सपोज करो कि वो C पॉइंट पर जाकर मीट करता है। कहां पर मीट करता है, C पॉइंट पर जाकर मीट करता है। P पॉइंट और C पॉइंट के बीच की दूरी जो है उसको मान लेते हैं कि स्मॉल r के बराबर है। क्लियर है बच्चों, कितना है, स्मॉल r, यानी स्मॉल r रेडियस के सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहे हैं। और जब ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, याद करिए चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था
कि जब कभी भी एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तब उस सर्कल के टेंजेंट के अलोंग उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है। तो यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, उस लीनियर वेलोसिटी वेक्टर को मैं v वेक्टर सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ये पार्टिकल एक रिजिड बॉडी के अंदर है, रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है, इसलिए पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जो सर्कुलर पाथ एक ऐसे प्लेन में लाई करता है जो कि एक्सिस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, और ये पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इसलिए इसकी कुछ ना कुछ लीनियर वेलोसिटी होगी v वेक्टर, जो कि सर्कल के हर एक पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग होगी। ये पार्टिकल किस सर्कल में मूव करेगा, तो जो पार्टिकल है वहां से एक परपेंडिकुलर आप एक्सिस पर ड्रॉ करिए, ये जो दूरी होगी ये उसका रेडियस होगा, और एक्सिस पर जिस पॉइंट पर जाकर मीट करेगा वो एक्सिस वो उस सर्कल का सेंटर होगा, उसे हमने C कह रखा है। अच्छा, ये पार्टिकल बच्चों जब मूव कर रहा है तो कुछ समय के बाद P पॉइंट से मूव करके और ये P डैश पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसा करने में उसे डेल्टा T टाइम लगता है। कितना टाइम लग रहा है? डेल्टा T टाइम में जो पार्टिकल है जब ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है तो उस डेल्टा T टाइम में जो पार्टिकल है वो P पॉइंट से शिफ्ट करके P डैश पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो सेंटर से इसको भी ज्वाइन कर दीजिए आप। ठीक है, ये इसका इनिशियल पोजीशन था, ये इसका फाइनल पोजीशन है। इसके बीच में आप देखिए जो एंगल बन रहा है वो डेल्टा थीटा है। कितना एंगल बन रहा है बच्चों? डेल्टा थीटा। तो यहां पर जो डेल्टा थीटा हमारा है इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे अभी तक आप लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते आए ना, अब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए, पार्टिकल जब एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो किसी एक वक्त पर मान लीजिए कि वो P पॉइंट पर था, उसके बाद यहां से मूव करते करते डेल्टा T टाइम गुजरने के बाद वो P डैश पॉइंट पर पहुंच गया, यानी इसका इनिशियल पोजीशन हो गया P और फाइनल पोजीशन हो गया P डैश। तो सेंटर को इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से ज्वाइन कर दीजिए। इन दोनों इनिशियल पोजीशन वेक्टर CP वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर CP डैश वेक्टर, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसका जो SI यूनिट है वो रेडियन होता है बच्चों। क्या होता है SI यूनिट? इट्स SI यूनिट इज रेडियन। अब नोटिस करिए कि इस तरीके से जब ये पार्टिकल मूव करता है तब ये डेल्टा T टाइम में डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अंडरगो करता है। सो देयरफॉर जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो है बच्चों, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको आप ओमेगा बार सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, जैसे लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये कितना हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया डेल्टा थीटा और टाइम टेकन हमारा हो गया डेल्टा टी। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरीके से अगर आप इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है बच्चों? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो है इसे हम लोग ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको सिंपली एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ये आपका होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी अंडर द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। क्या है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी अंडर द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। और इसकी जो SI यूनिट है वो क्या होनी चाहिए बच्चों? इसकी SI यूनिट होनी चाहिए d थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसकी SI यूनिट रेडियन और dt है टाइम, यानी रेडियन पर सेकेंड।
क्लियर है ये बात, यहां तक आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है, तो भाई देखिए जब ये पार्टिकल जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तब इनिशियली ये P पॉइंट पर था, डेल्टा T के बाद ये P डैश पॉइंट पर पहुंच गया। इस दौरान इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है डेल्टा थीटा। डेल्टा T टाइम में डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों का रेशियो जो है वो आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगा। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपको लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा, ओमेगा हो जाएगा d थीटा बाय dt। ठीक है, इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड। क्लियर है बच्चों, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? अब देखिए आप लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में अगर आप जाएं तो वहां पर अगर आपको अभी दिमाग में नहीं है ये, तो आप चैप्टर नंबर 4 में जो हमारा लेक्चर है सर्कुलर मोशन का उसको जरूर देखें। पूरा एक लेक्चर हमने सिर्फ उसके थ्योरी के लिए किया है। वहां पर हमने शो किया था कि जो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी जो बच्चों v ये होता है इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r। क्या होता है? v इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r। ये लीनियर वेलोसिटी जो है वो किसी भी एक पार्टिकल के लिए होता है। देखिए ये पार्टिकल v लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो v जो है वो ओमेगा इनटू r के बराबर होगा। ठीक है, ये स्केलर फॉर्म में बता रहा हूं। तो मैं अगर कोई भी एक इस रिजिड बॉडी में कितने सारे पार्टिकल्स होंगे? बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। मान लीजिए n नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स है। n कुछ भी हो सकता है, 50 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 15,000, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उसमें कोई एक ith पार्टिकल हम लोग देखते हैं। एक ith पार्टिकल है, उस ith पार्टिकल की वेलोसिटी अगर vi के बराबर है, ठीक है, तो ये किसके बराबर कितना होना चाहिए? इक्वल्स टू ओमेगा इनटू ri। जहां वो ith पार्टिकल कौन से रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है? ri रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है। जैसे अगर फर्स्ट पार्टिकल की हम बात करें तो v1 हो जाएगा इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r1। सेकंड पार्टिकल की बात करें तो v2 हो जाएगा इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r2। ऐसे अगर आप nth पार्टिकल की बात करें तो vn हो जाएगा ओमेगा इनटू rn। क्लियर है बच्चों? लेकिन यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि जो पहला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कुछ और, क्योंकि वो किसी रेडियस में मूव कर रहा है। दूसरे पार्टिकल का रेडियस अलग है इसलिए उसकी लीनियर वेलोसिटी भी अलग। वैसे ही हर अलग अलग पार्टिकल की का रेडियस अलग अलग होगा, अलग अलग रेडियस के सर्कल में मूव करेगा तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन हर पार्टिकल के लिए देखिए जो ओमेगा है वो आपका फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। ऐसा क्यों? तो याद करिए जब आपने इसी चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है तो उस रिजिड बॉडी, कोई रिजिड बॉडी अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है तो उस रिजिड बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी सेम होती है। उसी तरीके से अगर एक रिजिड बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में है तो उस कंडीशन में उस रिजिड बॉडी में हर पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है तो उसमें हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम होगी, और अगर एक ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशनल मोशन में है रिजिड बॉडी तो उसके हर पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होगी। क्लियर है बच्चों? ये बात आपको यहां तक समझ में आ रही है? एक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी बच्चों? लीनियर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। ठीक है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी है वो हर पार्टिकल के लिए सेम है। और प्योर रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करें तो प्योर रोटेशनल मोशन की अगर एक ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशनल मोशन में है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं है। अलग अलग पार्टिकल जो अलग अलग रेडियस में मूव करेगा उसकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हर एक पार्टिकल के लिए सेम होगी। एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। क्लियर बच्चों?
तो देखिए अभी तक हमने वैसे तो एंगुलर वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में अभी डिस्कस किया है, लेकिन एक्चुअली में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो स्केलर होता है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी को हमने स्केलर फॉर्म में भी डिस्कस किया है, लेकिन एक्चुअली में एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर होता है। ठीक है, तो वेक्टर अगर है यानी उसके साथ एसोसिएटेड कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो देखिए देखा गया है कि जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी का, देखिए हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम है एक रिजिड बॉडी के लिए, यानी कि सेम है, यानी सबका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी का वो एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज पैरेलल टू एक्सिस। क्या होता है बच्चों, एक्सिस के पैरेलल होता है एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। कैसे पता करते हैं इसके डायरेक्शन को? इसके डायरेक्शन को हम लोग राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं बच्चों। कैसे पता करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। क्या है भैया राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि ये पूरा रिजिड बॉडी कैसे रोटेट कर सकता है। ये रिजिड बॉडी अगर इसके एक्सिस को आप ऐसे फिक्स कर दे रहे हैं तो रिजिड बॉडी या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। यही दो पॉसिबिलिटीज है बच्चों। एक रिजिड बॉडी जिसके एक्सिस को आपने फिक्स कर दिए हैं वो दो तरीके से रोटेट कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ध्यान से सुनिए कैसे आपको एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन को पता लगाना है। देखिए एंगुलर वेलोसिटी का अगर आपको डायरेक्शन पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे? तो आपका जो राइट हैंड है, ठीक है, आपका जो राइट हैंड है जिस डायरेक्शन में पूरा रिजिड बॉडी आपका रोटेट कर रहा है, देखिए अगर ये पूरा रिजिड बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इसके हर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अगर ये पूरा रिजिड बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इसके सारे पार्टिकल्स भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो जिस तरीके से ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है आपको अपने राइट हैंड के जो 4 फिंगर्स हैं उसको उसी डायरेक्शन में ऐसे मोड़ लेना है। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ लीजिए, और अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ लीजिए। जब आप जिस डायरेक्शन में रिजिड बॉडी रोटेट हो रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के, राइट हैंड ये इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्व करते हैं जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है पूरा रिजिड बॉडी। तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो आपको बताएगा एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो उसे हम लोग राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं, उससे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं भाई? जिस डायरेक्शन में आपका पूरा रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ लीजिए। तो थंब आपका जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। एंटी क्लॉकवाइज अगर करेगा तो देखिए थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है लेकिन एक्सिस के पैरेलल ही है, तो थंब जब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। अगर क्लॉकवाइज में है तो थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ है। क्लियर है ये बात? चलिए इसको यहां तक नोट कर लीजिए। तो अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी को स्केलर फॉर्म में पढ़ा, अब इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में कंसीडर करते हैं और ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ये हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हमारा किसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए एक रिजिड बॉडी है, मैं रिजिड बॉडी नहीं बना रहा हूं, उसका एक्सिस में बना रहा हूं, ये उस रिजिड बॉडी का एक्सिस। ठीक है, एक रिजिड बॉडी का ये एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ये। ठीक है, और उस रिजिड बॉडी में एक पार्टिकल है पी, ये पी पार्टिकल है बच्चों। इस रिजिड बॉडी में पी पार्टिकल है। जाहिर सी बात है जब ये रिजिड बॉडी आपका रोटेट करेगा तो ये पी पार्टिकल भी रोटेट करेगा, राइट, एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो उस सर्कल का जो रेडियस है वो कैसे निकालेंगे? तो जो पी पॉइंट पर जो पार्टिकल है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर जो है हमारा, इसको मैं आर परपेंडिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, और
जिस पॉइंट पर जाकर मीट कर रहा है सी, ये उस सर्कल का सेंटर होगा। कौन सर्कल? जिस सर्कल में ये पार्टिकल जो है मूव करेगा। तो कुछ इस तरीके का सर्कुलर पाथ होगा बच्चों इसका, राइट। इस सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल जो है मूव कर रहा है। अब देखिए बात सिर्फ इस पार्टिकल की ही नहीं है, इस तरीके के बहुत सारे पार्टिकल्स इस रिजिड बॉडी में प्रेजेंट हैं और सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो हर पार्टिकल का अपना कोई ना कोई यूनिक पोजीशन होगा बच्चों, राइट। भाई एक रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स का अपना अपना यूनिक पोजीशन है। अच्छा, यूनिक पोजीशन कब होगा? जब हम कोई एक ऐसा पॉइंट लें जहां से सारे पार्टिकल के पोजीशन को मेजर करें, राइट। तो मान लो कि मैं उस फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं, उसको मैं इस एक्सिस के ऊपर ले रहा हूं। सपोज करो ये यहां पर ओ पॉइंट, ठीक है। इस एक्सिस के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया है ओ, ये इस रिजिड बॉडी का ओरिजिन है। यही वो पॉइंट है जहां से हर पार्टिकल के पोजीशन को हम लोग मेजर करेंगे। तो भाई यहां से अगर आपको इस p पार्टिकल के पोजीशन को मेजर करना है, तो ये पोजीशन है बच्चों इस p पार्टिकल का, राइट। सपोज कर लेते हैं कि ये पोजीशन जो हमारा है ये हमारा r वेक्टर के बराबर है, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप इसको बांटते हैं तो एक तो ये cp हो जाएगा और एक oc हो जाएगा। oc को मैं r पैरेलल कह रहा हूं और cp को मैं r परपेंडिकुलर कह रहा हूं। ट्रायंगल लॉ जरा लगाइए, तो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो r पैरेलल प्लस r परपेंडिकुलर क्या r वेक्टर के बराबर नहीं हुआ? ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग r वेक्टर जिसे हम लोग OP वेक्टर कह रहे हैं, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा CP वेक्टर प्लस OC वेक्टर के बराबर, राइट। ट्रायंगल लॉ से यानी आप कह सकते हैं कि r वेक्टर जो है CP वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं? r परपेंडिकुलर वेक्टर, और OC वेक्टर की जगह लिख सकते हैं r पैरेलल वेक्टर, लिख सकते हैं। अच्छा, जब ये पार्टिकल रोटेट करेगा और इस तरीके से रिजिड बॉडी में जितने पार्टिकल हैं सब रोटेट करेंगे, तो उनका जो एंगुलर वेलोसिटी है बच्चों वो इस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। भी हमने डिस्कस किया था भाई, ये अगर सपोज करो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर ये इस तरीके से रोटेट करेगा तो अपने फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कहां है बच्चों? ऊपर की तरफ। यानी इस पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वेक्टर, ये हमारा ऊपर की तरफ है। किधर है एंगुलर वेलोसिटी? ऊपर की तरफ है ओमेगा वेक्टर, राइट। मैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर जानना चाहता हूं कि क्या होगा। तो जरा देखते हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हमारा। अभी तक की कंडीशन को आई होप आप लोग समझ गए, ठीक है। हमें ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर फाइंड करना है। ये एक रिजिड बॉडी का एक्सिस है और ये वो पार्टिकल है जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है या सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो ओमेगा क्रॉस आर मुझे जानना है। आर वेक्टर को ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आर परपेंडिकुलर और आर पैरेलल में रिजॉल्व कर रखा है, ठीक है। चलिए ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्या होता है देखते हैं। देखिए इसको मैं लिख रहा हूं ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की जगह मैं लिख रहा हूं, आर वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं? CP वेक्टर प्लस OC वेक्टर। CP वेक्टर प्लस OC वेक्टर लिख सकते हैं। अच्छा, ये चूंकि हम जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है नेचर में, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस CP वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस OC वेक्टर लिख सकते हैं बच्चों। अब एक चीज नोटिस करिए, ओमेगा वेक्टर क्रॉस OC वेक्टर क्या हो जाएगा? ओमेगा वेक्टर क्रॉस OC वेक्टर, इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस, देखिए OC वेक्टर क्या है? R पैरेलल वेक्टर, R पैरेलल वेक्टर, और ये आपका 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर होगा समझिएगा। देखिए ओमेगा वेक्टर क्या है? एक्सिस के पैरेलल ऊपर की तरफ, और जो R पैरेलल वेक्टर है ये भी एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के पैरेलल है, राइट।
तो ये भी एक्सिस के पैरेलल, ये भी एक्सिस के पैरेलल, यानी ओमेगा वेक्टर और आर पैरेलल वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। और क्रॉस अगर हम देखें यानी साइन थीटा और साइन 0 0 होता है, तो इसीलिए रीजन इसके पीछे क्या है, थीटा जो है यहां पर ये 0 डिग्री के बराबर है, इसी वजह से ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओसी वेक्टर आपका 0 के बराबर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ओमेगा क्रॉस ओसी, ओसी की जगह मैंने आर पैरेलल लिखा है, ओमेगा वेक्टर एक्सिस के पैरेलल, आर पैरेलल वेक्टर ये भी एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि ये दोनों एक्सिस के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री बनेगा ना। अगर ओमेगा मेरा नीचे की तरफ होता तब इनके बीच का एंगल 180 डिग्री बनता, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों पर जो साइन थीटा है वो 0 होता है, इसलिए ओमेगा क्रॉस ओसी हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए अब फाइनली हमारा क्या निकल कर आ रहा है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये हमारा आ जा रहा है इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस सीपी वेक्टर। यही बचा ना, ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो गया है, ठीक है। और सीपी वेक्टर हमारा क्या है, आर परपेंडिकुलर, तो इसे मैं लिख रहा हूं ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर परपेंडिकुलर वेक्टर। और ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर परपेंडिकुलर वेक्टर किसके बराबर होगा, देखिएगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर परपेंडिकुलर वेक्टर। देखिए हमें फाइंड क्या करना है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर किसके बराबर है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर परपेंडिकुलर। तो मैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं, तो ओमेगा क्रॉस आर हमारा निकल कर आ जाएगा, एक ही बात है। अब देखिए ओमेगा आपका है वाई एक्सिस के अलावा, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ओमेगा वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और आर परपेंडिकुलर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप समझते हैं a क्रॉस b इज इक्वल्स टू c, अगर लिख रखा है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू c वेक्टर, यानी कि c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड दिस c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ये c वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और आर परपेंडिकुलर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। देखिए ओमेगा जो है वो y एक्सिस के अलोंग है, ओमेगा क्या है, y एक्सिस के अलोंग है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। रिजल्टेंट वेक्टर ओमेगा के परपेंडिकुलर, यानी y एक्सिस के अलोंग ओमेगा है तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर मैं इसे r फिलहाल के लिए r वेक्टर कह दे रहा हूं, तो r वेक्टर जो है बच्चों ये परपेंडिकुलर होगा ओमेगा वेक्टर के, होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि r परपेंडिकुलर, r वेक्टर जो है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। भाई ओमेगा वेक्टर किधर लाई कर रहा है, y एक्सिस के अलोंग। r वेक्टर अगर ओमेगा वेक्टर के परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका क्या मतलब होगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है इट शुड लाई इन xy प्लेन, तभी तो वो z एक्सिस के, सॉरी ये y एक्सिस xz प्लेन, इट शुड लाई इन xz प्लेन होना चाहिए बच्चों। अच्छा, y एक्सिस अगर ये है तो xz प्लेन उसके परपेंडिकुलर, यानी जिस प्लेन में सर्कल लाई कर रहा है वो xz प्लेन ही होगा। अब दूसरी बात, जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है ये r परपेंडिकुलर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। r परपेंडिकुलर किधर, इस प्लेन की बात करते हैं, इसमें r परपेंडिकुलर रेडियस के अलोंग। अच्छा, रेडियस के परपेंडिकुलर क्या होता है, टेंजेंट, यानी कि इसका मतलब यही होगा कि r वेक्टर जो है ये लाई करना चाहिए अलोंग टेंजेंट, r परपेंडिकुलर शुड लाई अलोंग टेंजेंट। भाई y एक्सिस में लाई कर नहीं सकता है, यानी xz प्लेन में लाई करेगा, xz प्लेन में r परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, r परपेंडिकुलर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो r परपेंडिकुलर रेडियस के लॉन्ग है तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, टेंजेंट, यानी कि ये रिजल्टेंट वेक्टर टेंजेंट के लॉन्ग लाई करना चाहिए। और टेंजेंट के लॉन्ग क्या लाई कर रहा है बच्चों, टेंजेंट के लॉन्ग हमारा लीनियर वेलोसिटी वेक्टर लाई करता है, ठीक है। तो इसीलिए टेंजेंट के लॉन्ग लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर लाइज अलोंग
टेंजेंट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि आर वेक्टर जो है वो एक्चुअली में लीनियर वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, आर वेक्टर किधर लाई करना चाहिए? टेंजेंट के लॉन्ग, ये समझ रहे हैं। अब हमने ढूंढा कि भाई टेंजेंट के लॉन्ग अगर आर वेक्टर लाई कर रहा है तो टेंजेंट के लॉन्ग कौन सा वेक्टर एक्चुअली में है? तो टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि ये जो रिजल्टेंट है ये वेलोसिटी वेक्टर है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी वेक्टर। देखिए एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। आप चाहें तो लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर आपने यहां पर r परपेंडिकुलर लिखा, यहां आपने r लिखा है, तो एक्चुअली में देखिए r पैरेलल वाला कंपोनेंट किसी काम का नहीं है, तो हमने r परपेंडिकुलर ही यूज करना है। ठीक है, r पैरेलल, तो अगर दो वेक्टर्स होते तब तो अलग अलग सिंबल हम लिखते, एक ही वेक्टर का काम है, r पैरेलल काम है नहीं, तो मैंने यहां पर r वेक्टर लिखा है, लेकिन एक्चुअली में ये r वेक्टर जो r परपेंडिकुलर है। देखिए ओमेगा क्रॉस r परपेंडिकुलर के बराबर है, यानी यहां r वेक्टर लिखिए r परपेंडिकुलर लिखिए, एक ही बात। तो ओमेगा क्रॉस r आपका वेलोसिटी वेक्टर लीनियर वेलोसिटी के बराबर है, और यहां पर r क्या है? r जो है वो पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है, एक्चुअली में ये r परपेंडिकुलर, लेकिन मैंने इसको r वेक्टर लिखा है। बात समझ आ रही है बच्चों? इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आगे के लेक्चर्स में काम आएगा हमारे, इसको नोट कर लीजिए, समझकर नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब एक छोटी सी बात आप लोग सुन लीजिए, फिर हम लेक्चर अपना समाप्त करते हैं। देखिए डेल्टा थीटा जो है बच्चों, ये हमारा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी जो यूनिट है वो है रेडियन। ठीक है, फिर हमारा जो ओमेगा है वो है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा डी थीटा बाई डी टी के बराबर होता है, और इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, देखिए जैसे जैसे हमने लीनियर टर्म्स में डिफाइन किया था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, उसी के तर्ज पे हम लोग यहां पर एंगुलर टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, उसी तरीके से एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, थीटा, ओमेगा, अल्फा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो है वो क्या होना चाहिए? डी ओमेगा अपॉन dt के बराबर। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए बच्चों? इसकी यूनिट होनी चाहिए रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करिए, अगर एक्सिस हमारा फिक्स है, एक आखिरी चीज बता रहा हूं, अगर एक्सिस जो रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है उसका अगर एक्सिस फिक्स है तो ओमेगा फिक्स है। भाई ओमेगा क्या है? एक्सिस के पैरेलल, अगर एक्सिस फिक्स तो ओमेगा की डायरेक्शन भी फिक्स, और अगर ओमेगा की डायरेक्शन फिक्स है यानी डी ओमेगा आपका फिक्स है, सेम डायरेक्शन रहेगा हमेशा, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन भी हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग लिख लीजिए बच्चों। आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक यहाँ ये जो टॉपिक है इसको पढ़ लीजिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़ाई जरूर करिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, बाय बाय।